अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप तक और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पे। हमारी पहली टास्क है रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसको अंडरस्टैंड करना और इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना। जैसे ये यहाँ पर एक लेड बॉक्स है, ये आपके पास जो कंटेनर है ये लेड का बना हुआ है और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है इसको ये लेड का क्यों यूज कर रहे हैं। एक मिनट सर। तो लेड जो है ये सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ये एक सोर्स प्लेस की हुई है, ये जो है ये सोर्स यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। ये रेडियो एक्टिव है, ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स। ये जो लेड ब्लॉक हमने रखा हुआ है, ये लेड ब्लॉक जो है, ये लेड ब्लॉक जो है alloys the alpha particles to move in single direction। सिर्फ एक ओपनिंग दिए, इसका भी रीजन मैं आगे जाके समझाता हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इधर उधर रेंडमली डायरेक्शन में निकल रहे हैं। ये जो आपने यहाँ पे लेड का ब्लॉक सेट किया है, ये इस तरह से सेट किया है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल्स इसमें से इमिट कर सकते हैं। यानी ये एक लेड का बॉक्स है और इसमें एक फाइन होल कर दिया है। यहाँ पर आपने रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया है, ऊपर से इसको बंद कर दिया। अब सिर्फ एक ओपनिंग है, तो इस एक ओपनिंग से अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये अलाउ कर रहा है कि लेड ब्लॉक जो है ये अलाउ कर रहा है आपके पास कि ये रेंडमली जो डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा और ये एक सिंगल पाथ देगा, ये जो बॉक्स आपने रखा है। तो इससे बेटा जो अल्फा पार्टिकल्स जो इस बॉक्स में से बाहर निकलेंगे, यानी अगर उनके ट्रेस बनाए जाएं तो वो बेटा इस तरह से होंगे, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होंगे अल्फा पार्टिकल्स। इनको कहते हैं कॉलीमेटेड अल्फा पार्टिकल्स की बीम को कॉलीमेटेड बीम्स कहा जाएगा, बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, चले यूं कह लें। ये पैरेलल जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं पैरेलल? क्योंकि यहाँ से ये जो आपके पास यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो ये सब के सब स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे।
तो ये सब यहाँ से जब इमर्ज होंगे तो ये सब के सब कॉलिमेटेड बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक चैम्बर है, ये एक बॉक्स है, चैम्बर है, इसके अंदर यहाँ पर वैक्यूम है। और ये वैक्यूम क्यों किया गया है बेटा, ये वैक्यूम करने का क्या रीजन है? ये जो वैक्यूम है असल में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल इन एयर कैन ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के क्या होते हैं बेटा, दे सफर कोलिजन्स, ये कोलिजन सफर करते हैं एयर पार्टिकल्स से, उसकी वजह से जो एयर होगी उसको आयनाइज करेंगे और ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। तो हम इनसाइड द चैम्बर क्या करते हैं, हम इनसाइड द चैम्बर हमारे पास यहाँ पर हम ये वैक्यूम रख रहे हैं ताकि अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से बाहर निकले, एक तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, दूसरे नंबर पे आयनाइजेशन नहीं होगी, यानी अल्फा पार्टिकल जो है खत्म नहीं हो जाएंगे, आयनाइज करके उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो खुद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वैक्यूम का ये एडवांटेज है। फिर हमने यहाँ पे एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल रखा है, गोल्ड का फॉइल रखा है, बहुत थिन है। अब ये गोल्ड का फॉइल थिन इसलिए कि इसमें से अल्फा पार्टिकल्स आसानी से पास कर सके। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं, जैसे ये मैं शो कर रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ पे एक स्पॉट बनाएंगे, ये इस तरह के ब्राइट पीक्स बनेंगे, स्पॉट्स बनेंगे, जो इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ आपको। जहां पर भी अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे होंगे वहां पर आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, वहां पे आपको एक अल्फा पार्टिकल की वजह से लाइट का एक स्पॉट नजर आएगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपके पास ये एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, लाइट का स्पॉट बन रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस सोर्स में से इमिट हुए, इस बॉक्स से बाहर निकले, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, और इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके अल्फा पार्टिकल यहाँ पर ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रहे होंगे। इसके अंदर हमने वैक्यूम इसलिए रखा है ताकि अल्फा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके और वो जो है उनका आयनाइजेशन का जो इफेक्ट है वो ना हो सके। ठीक है, ये आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बेटा बाउंड्री के ऊपर जो यहाँ पर ये जो सिंटलेशन, ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं, इन स्पॉट्स के लिए ये एंगल मेजर करने के लिए, इनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। ये जो आपके पास यहाँ पर जो भी सेटअप है, इस सेटअप से रिलेटेड अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास जो भी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ये प्लीज अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर अब हमें समझ में आ गया, अब हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। अब जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल्स, तो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स की अनडिफ्लेक्टेड पास कर रही थी। सम आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, कुछ जो है लेस देन 90 डिग्री जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ जो है वो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हुए जा रहे थे। ठीक है, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल की स्ट्रेट पास कर रही है अनडिफ्लेक्टेड, सम आर डिफ्लेक्टेड एट लेस देन 90 डिग्री, a few particles are deflected at an angles more than 90 degree। अब इसको भी समझते हैं, a tiny proportion about 1 into 8000 are deflected by 180 degree। अच्छा, अब इसको यहाँ पर देखें, ये आपके पास वो पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे यानी यहाँ जा रहा है, फर्ज करते हैं, मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ। ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है और ये टकरा कर 180 पे वापस आ रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे वापस आ रहा है। ये कितने पार्टिकल्स हैं, ये 8000 में कोई एक पार्टिकल होता है। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री और ये लेस देन 90 डिग्री जो है रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है।
किसी भी अल्फा पार्टिकल को अगर हीलियम न्यूक्लियस के अंदर गोल्ड न्यूक्लियस के अराउंड सोचेंगे तो वो इस तरह से बेंड करता हुआ जा रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, अगर हम इसको फर्दर सोचें कि हमारे पास ये हमारे पास गोल्ड का न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग है, और ये हमारे पास जो है ये इस तरह से कुछ बिहेवियर नजर आ रहा है। तो ये एटम का मेजॉरिटी स्पेस एम्प्टी है यहाँ पे। तो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से जा रहा है, और जो इस न्यूक्लियस के करीब आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस एटम के सेंटर पे देखिए, उस वक्त इंसान को पता नहीं था कि एटम के सेंटर पे भी कोई चीज है या एटम किस तरह का होता है। ये सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग थी इंसान की किसी भी एटम के बारे में। ये जो आजकल हम जितना भी समझते हैं वो इसी एक्सपेरिमेंट के से ड्राइव्ड रिजल्ट्स हैं। तो उस वक्त हमें पता नहीं था। इमेजिन करें कि आपके पास ये कोई स्फेयर है और इसके अंदर क्या है ये आपको नहीं पता। आप यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो कर रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल जब इस जगह से डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने, अब आपको समझ में आया पैरेलल अल्फा पार्टिकल्स क्यों कहे थे हमने। पैरेलल इसलिए कहे थे कि जब ये एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे तो इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको स्टडी करना आसान होगा। अब बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग अनडिफ्लेक्टेड मींस इसके एटम के अंदर मेजॉरिटी स्पेस ऐसा है वो एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही। लेकिन कुछ अल्फा के पार्टिकल्स जो थे लेस देन 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुए। यानी कि यहाँ पर इस एटम के अंदर कोई चीज रखी हुई है जिसके ऊपर वही चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, तभी तो ये एक्चुअल पाथ से रिपेल हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद कुछ पार्टिकल जो इसको स्ट्राइक करके वापस आ रहे हैं। यानी ये जो सेंटर में कोई एक ऐसी चीज रखी हुई है जिसका मास अल्फा पार्टिकल के मास से ज्यादा डेंस है, तभी तो ये टकरा कर वापस आ रहा है। जैसे इमेजिन करें एक बॉल को आप वॉल के ऊपर हिट करते हैं तो बॉल बाउंस बैक करता है, क्योंकि बॉल का मास एज कंपेयर टू बॉल निग्लेजिबल है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो मास है वो एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल मास जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी, इनके तीनों के रिजल्ट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। द एटम इज मेनली एम्प्टी स्पेस, most of the alpha particles pass straight undeflected through the foil. The atom is mainly empty space, so that the most alpha particle pass through the foil with practically no deviation. The atom must contain a dense, positively charged nucleus that exerts extremely powerful field. उसकी वो powerful field जो है वो electric field है जिसकी वजह से वो repel हो रहा है. The atom is made up of very small, positively charged nucleus surrounded by electrons at relatively large distance. तो electrons जो है वो relatively large distance पे orbit कर रहे होंगे, center पे एक nucleus होगा जिसके around जो है ये electron orbit कर रहे होंगे। ये बेटा इसके अंदर बेसिक से मैंने कोशिश की है ब्रीफली इसको इन्वेस्टिगेट करने की। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास the result of the alpha particle scattering experiment gave evidence for the structure of the atom. State two results and associated conclusion. तो पहला जो most of the alpha particles went straight through the gold foil, gold atoms. Most of the space in atom is empty. In 1 in 8,000 alpha particles were deflected at large angles. Nucleus is densest core part of an atom. Most of the mass of an atom is the mass of the nucleus. तो ये बेटा इसकी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पास पेपर का क्वेश्चन है इसको यहाँ पे स्टेट किया। तो यहाँ पर जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मैं बनाना चाह रहा हूँ वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि इंसान को इसके बाद पता लगा था कि हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है और जो एटम है वो किस तरह से है। तो अगर हम किसी एटम को सोचते हैं तो एटम में हमें इस तरह से ऑर्बिटिंग
इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इनके सेंटर में हमें जो है न्यूक्लियस मिलता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, जो यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस जो है यहाँ पे एम्प्टी है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। जो इस न्यूक्लियस के करीब आ रहा है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और 1 in 8,000 यहाँ से डिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। ये शो कर रहा है कि जो आपका सेंट्रल पार्ट है किसी भी एटम का वो बहुत डेंस है। तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन ड्राइव की थी कि सेंट्रल ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस एक्सपेरिमेंट की। तो आई ट्राइड कि मैं इसको अ, समझा पाऊँ आपको। आई होप इसको काफी हद तक क्लियर है ये आपको। तो अब यहाँ से जो असल काम है अब उस पर आ जाते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ड्राइव किया, एक सिंपल मॉडल ऑफ न्यूक्लियर एटम बनाया। This model assumes that atom possesses a nucleus which is made up of positively charged particles called protons together with particles of neutral charges called neutrons. The nucleus therefore is on the whole positive to make the atom electrically neutral. Negatively charged particle called electron circulate in orbits around the nucleus such that there are many protons as there are इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सेंटर में एक कोर पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। उसके बाद बेटा इस एक्सपेरिमेंट से जो एक बड़ी ये याद रखने वाली चीज है कि डायमीटर ऑफ एन एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर्स है, और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो अराउंड 10⁻⁻14 या -16 के दरमियान में किसी रेंज में आता है। यानी अगर हम यहाँ पर इसको यूं सोचें कि हमारे पास ये डायमीटर ऑफ एन एटम है, ये अराउंड 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होगा। और अगर आप जो है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को सोचेंगे तो दैट इज अराउंड 10⁻14 टू 10⁻16, -14 ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास, यानी किसी भी अगर इस मॉडल को सोचें तो हमारे पास एक एटम जो है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो दोनों बराबर। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मॉडल है। हमें यहाँ पे इसका साइज भी पता लग गया। अब यहीं से हम आगे इसकी एक्सटेंशन करेंगे। जब भी हम किसी न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर टॉप पर ये एक्स न्यूक्लियाइड है, इसका सिंबल होता है, और टॉप पे ये जो आपके पास आ रहा है ये न्यूक्लियाइड नंबर है, और जो जी है ये प्रोटॉन नंबर। ठीक है। अब किसी भी न्यूक्लियाइड के लिए यानी मास ऑफ द न्यूक्लियस को आपने सोचना है तो वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ एटम के बराबर होगा, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास निग्लिजिबल होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वली कंसीडर करते हैं फिजिक्स में, रफली एस्टिमेशंस के लिए। लेकिन बेटा जब आप न्यूक्लियस का मास सोचेंगे
तो आपने मास को सोचना है A इंटू यू। अब ये जो U है ये क्या कहलाता है, ये है यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो U जो है 1U इज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 है। और इसकी वैल्यू आपकी डाटा शीट पे होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जैसे अगर फर्ज करते हैं, ये अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास यूरेनियम है, इसका मास कितना होगा इस न्यूक्लियस का, तो इसका मास होगा 235 U, और U की वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। जैसे ये सवाल हमने यहाँ डिजाइन किया कि मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल हुज स्पीड इज व्हेन स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब बेटा अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस 4 और 2। अब इसका न्यूक्लियॉन नंबर कितना है, 4 है। तो बेटा इसका मास क्या होगा, 4U। तो 4 इंटू यू की वैल्यू ये आ गई आपके पास। और इसकी स्पीड है 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 10% को खत्म करने के लिए, परसेंट को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, 10/100। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ से ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई, ये इसका मास आ गया। दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसका मोमेंटम आ गया 2 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम इसमें, तो मास हमेशा यू की टर्म्स में सोचना है बेटा। ठीक है। तो मास हमेशा यू की टर्म्स में सोचना है। इलेक्ट्रॉन का जो है यू कांस्टेंट होता है, डाटा शीट में होता है बिल्कुल। बेटा ये इस एक्सपेरिमेंट में हमने, देखो यहाँ पर बेटा अल्फा पार्टिकल इसलिए यूज किया, एक तो उसका मास ज्यादा है, वो हैवी पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल लाइट होगा, वो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑर्बिट कर रहे होंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही उन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। इसलिए हमने बीटा पार्टिकल्स को यूज नहीं किया। और गैमा पार्टिकल्स इसलिए यूज नहीं कर रहे कि वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स यूज नहीं किए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड उनको रिपेल करती। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, वो अंदर जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। हाँ ये जरूर है, ऐसा भी हो सकता है, आपकी बात सही है। कहाँ मैंने डायग्राम बनाई है, ये रहे, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है ये भी इनको डिफ्लेक्ट करो, ये बात भी वैलिड है बिल्कुल, कि इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल्स को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे, ये भी इसकी एक स्टेटमेंट बन सकती है। सही है शुएब, आपकी बात सही थी। मेरा बहरहाल इंटरेस्ट इस वक्त इसमें है कि आपको ये इसका मास जो है, किसी भी न्यूक्लियस का मास आपको पता लग गया। यानी अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास है कार्बन 12 है, तो इसका मास क्या होगा बेटा, 12U। और U की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा इसी तरह से बेटा एक एनर्जी का स्पेशल यूनिट होगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईवी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट कराने पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो बेटा हमने इक्वेशन पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। तो हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट की, ये है 1 वोल्ट की। तो यहाँ पे वी की जगह 1 वोल्ट आ गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा वोल्ट का मतलब होता है जूल्स पर कूलम। तो वोल्ट की जगह यहाँ जूल्स पर कूलम आ गए। तो ये कूलम और ये कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर रह गया जूल्स, ये जूल्स आ गया। तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसकी, यानी अब आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। अब बेटा अगर आपको कहा जाए कि 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होगा, तो मेगा का मतलब है 10⁻6। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल है। तो 5.8 इंटू 10⁻6 ई के इक्वल होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा ई इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5.8। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी आ गई
9.3 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। यानी आपके पेपर में बेटा ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होगी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, उसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। और देयर इज अ चांस, जैसे ये मैंने यहाँ पे कन्वर्जन कराई है कि 20 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 20 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स बराबर होंगे ई के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से बेटा हमने एनर्जी फाइंड की, तो यार ये 12.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास बेटा दो यूनिट होंगे। एक, न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी न्यूक्लियस के मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आ गया, ठीक है। मास ऑफ किसी भी न्यूक्लियस का मास क्या होगा बेटा, ए यू के इक्वल होगा। ए का मतलब उसका न्यूक्लियॉन नंबर और यू का मतलब होगा यूनिफाइड एटॉमिक मास। दूसरा बेटा एनर्जी जो होगी वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है दो। इसके बाद आप फर्दर सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से बेटा हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ एटम को फाइंड करते हैं। तो न्यूक्लियस और एटम को हम अमूमन स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल कंसीडर किया है कि ये इसका डायमीटर है। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस जो होता है वो आपके पास d/2 के इक्वल होता है। तो रेडियस की जगह d/2 रखा और ये होल पावर क्यूब आ गई, तो ये बन गया 4/3 पाई d³ अपॉन 8। अब बेटा ये 8 3 = 24, तो 4 1 = 4 6, तो ये बन गया π/6 d³। वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, π/6 d³ के, यानी डायमीटर में मैंने कन्वर्ट किया, रेडियस से डायमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, तो फॉर एनी स्फीयर वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, और अगर डायमीटर की टर्म्स में π/6 डायमीटर क्यूब, ठीक है। अब बेटा ये क्योंकि न्यूक्लियस को हम डायमीटर की टर्म्स में सोचेंगे, तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए बेटा मैं π/6 को इग्नोर कर रहा हूँ। एक बहुत पाई वैसे ही छोटा नंबर है, 6 पे डिवाइड होकर और छोटा हो जाए, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट फॉर एस्टिमेशन, एक जस्ट आइडिया लेने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस वुड बी d³, या किसी एटम का वॉल्यूम भी d³, यानी डायमीटर का क्यूब मैं अज्यूम करूंगा। अच्छा, अब बेटा ये दो मैंने यहाँ पर यूं समझ लें कि ये न्यूक्लियस मैंने अज्यूम किया, तो ये इस न्यूक्लियस के इधर तक ये टच कर रहा है, इसका रेडियस आ गया। यहाँ से इस वाले का पहले वाले का रेडियस आ गया। दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं, दोनों आइडेंटिकल न्यूक्लियस हैं, तो इन दोनों के रेडियस बराबर होंगे। तो इसलिए इसका मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो सेपरेशन होती है, वो उनके डायमीटर के इक्वल होती है। तो इसको कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम्स में या न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, वो उसके डायमीटर के इक्वल है। अच्छा, ये क्योंकि एटम है, क्योंकि न्यूक्लियस तो आपस में मिल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग होंगे, तो ये हमारे पास एटम का आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। जो अगर न्यूक्लियस की बात करें एग्जामिनर, तब भी आपने डायमीटर सोचना है। एटम्स की बात करें तब भी आपने डायमीटर ऑफ एटम सोचना है। अगर एटम्स की बात करेगा तो आपने इस एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 है, तो स्पेसिंग का ऑर्डर बेटा एस्टिमेशन में 10⁻⁻10 होगा। और न्यूक्लियस के लिए 10⁻⁻14, -15 या -16, जो भी ऑप्शन हो उसमें से आपने ऑप्शन चूज करनी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये लेंथ मुझे पता लग जाए। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू डायमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ से बेटा क्यूब रूट अगर वॉल्यूम का निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। इसका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आ जाएगी या डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में मैंने डेंसिटी ऑफ एटम 10⁻⁻10 इसका डायमीटर लिया। मास ऑफ एटम इज AU। डेंसिटी ऑफ एटम इज मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम इज डायमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻10 का क्यूब किया तो 10⁻⁻3 बन गया। तो अब ये बन गया, मास आ गया AU अपॉन 10⁻⁻3। ये मेरे पास आ गई डेंसिटी ऑफ एटम। अब इसी तरह से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए मैंने 10⁻⁻15, मिडिल वाला -14 और -16 था, तो रेंज का मैंने मिडिल पिक किया,
10 पावर माइनस 15 लिया, मास ऑफ न्यूक्लियस भी A इंटू यू होगा। तो क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे, मास ऑफ एटम में हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल मास होता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे डायमीटर का क्यूब है, तो डायमीटर 10 पावर माइनस 15 है, तो बेटा माइनस 45 बन गया, 15 3 जा 45। ये हमारे पास आ गया कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ए यू अपॉन 10 पावर माइनस 40। अब ये दोनों डेंसिटीज मेरे पास आ गई। अब मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम की। तो बेटा ये ए यू अपॉन 10 पावर माइनस 14 मेरे पास न्यूक्लियस की डेंसिटी आ गई, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एटम ए यू अपॉन 10 पावर माइनस 30। अब ये फ्लिप किया इसने, तो माइनस 30 ऊपर चला गया, ए यू नीचे आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा ये 10 पावर माइनस 30 अपॉन 10 पावर माइनस 15, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 10 पावर 15। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ एटम इज, ये रेशियो आ गया 10 पावर 15 के। अब डेंसिटी ऑफ एटम को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो बेटा यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 पावर 15 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ एटम। यानी जो न्यूक्लियस है वो एटम के मुकाबले में 10 पावर 15 टाइम्स ज्यादा डेंस है, क्योंकि एटम का सारा मास ही मास ऑफ न्यूक्लियस है, बाकी तो एटम सारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो 10 पावर 15 टाइम्स मास ऑफ एटम से जो है वो क्या है बेटा, वो सॉरी डेंसिटी ऑफ एटम से डेंस है। ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप ये यहाँ पे डेंसिटी वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल भी होगा, यस ये रहा। In a model of copper atom of isotope copper 6329, the atom and its nucleus are assumed to be spherical. The diameter of nucleus is 2.8 into 10 power minus 14 meter. The diameter of atom is 2.3 into 10 power minus 10 meters. Calculate the ratio of density of nucleus upon density of atom. तो बेटा हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस 63U है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 63 है। तो मास नंबर हमारे पास, इसका मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है 63U, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बन रहा है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस क्यूब। तो डायमीटर इसने न्यूक्लियस का दिया है हमें 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये मैंने 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 होल पावर क्यूब कर दिया। इसी तरह से एटम के लिए सोचो तो मास ऑफ एटम भी 63U होगा, और जो वॉल्यूम ऑफ एटम है डायमीटर ऑफ एटम क्यूब कर दें तो 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 10 होल पावर क्यूब आ। अब बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एटम, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया 63U, वॉल्यूम आ गया 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 होल पावर क्यूब, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एटम है 63U डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 10 होल पावर क्यूब। अब बेटा ये फ्लिप किया, मास वाले पोर्शन कैंसिल आउट हो गए। अब ये 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये इनके ऊपर क्यूब है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रेशियो आ रही है 5.5 टाइम्स 10 पावर 11। तो ये मैंने जो अभी सिखाया है यहाँ पे डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से, उससे मैंने कोशिश की है उसके पास पेपर की एप्लीकेशन भी आपको नजर आ जाए कि मैंने पहले आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया तो उसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, फिर डेंसिटी से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में बात करता है एग्जामिनर, तो उसका आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा। अब बेटा हमें तो ये चीज तो समझ में आ चुकी है, जो सिंपल मॉडल हमने एटम का भी डिस्कस किया था। This model assumes that atom possesses a nucleus which is made up of positively charged particles called protons, together with particles neutral charges are there। ये सारा कुछ अभी हमने डिस्कस किया। तो बेटा अगर हमारे पास ये न्यूक्लियाइड नोटेशन है गोल्ड की AU 197/79, तो इससे क्या मतलब आपके जहन में आता है? Gold atom contains 79 electrons which are orbiting around the densest core part of gold atom. That part is nucleus of gold atom which contains 118। इन दोनों को माइनस कर दिया बेटा, तो 118 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का नंबर तो निकालना आता है ना बेटा, तो
A minus Z is equals to number of neutrons. तो 197 minus 79, तो 118 न्यूट्रॉन है, 79 प्रोटॉन है. तो since number of protons and number of electrons are equal, hence the gold nucleus is electrically neutral. ये इस तरह का बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके एटम को डिस्क्राइब करें. तो ये इस तरह से किसी भी एटम को आप इस न्यूक्लियाइड नोटेशन को देखते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आइसोटोप से सब लोग फेमिलियर हैं. ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ पर देखें आप, ये हाइड्रोजन में, तो इसके अगर आप यहाँ पर आइसोटोप्स हैव न्यूक्लियाई विद द सेम प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पर तो 0 है, 2 - 1, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन है. तो यहाँ देखें, देव गॉट सेम प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम है, देव गॉट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर. इनका न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट हो रहा है. जैसे ये देखें 2010 है, 2110, दे ऑल हैव सेम प्रोटॉन नंबर. द प्रोटॉन नंबर्स जो है किसी भी न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर हम कह रहे हैं वो सेम है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट. So the number of protons in the nucleus of an atom determines what element it is. Yes, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. प्रोटॉन्स के क्वांटिटी से ही आप डिसाइड करते हैं, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी से आप डिसाइड नहीं करते. ठीक है. इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग रहे होते हैं, तो जो एलिमेंट क्लासिफाई किए जाते हैं, डिफरेंशिएट किए जाते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे किए जाते हैं. तो ये हमारे पास बेटा इस तरह से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे ये हमने इन्वेस्टिगेशंस की हैं. इससे रिलेटेड जो हमारे पास मॉडल है, उस मॉडल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो ये आज की पहली क्लास थी. इसके अंदर मैंने अल्फा पार्टिकल्स पे और मॉडल ऑफ एन एटम, डेंसिटी, इस पे बात की. कल की क्लास में हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, इनका इमेजन कैसे होगा, इनकी इक्वेशंस, उन सब के ऊपर बात करें. और नौफिल, जो मैं क्वेश्चन आपने भेजा है वो मैंने वीडियो बेटा अपलोड की हुई है, उसमें सॉल्व किया हुआ है. ठीक है भाई. अगर किसी का कोई इससे सवाल और इस जो आज की क्लास है इससे रिलेटेड है तो प्लीज मुझे बता दें. जी बेटा, कॉस ग्राफ और साइन ग्राफ सिखाए थे आपको वेव्स में. कॉस ग्राफ सिखाए थे बेटा. ये कॉस का, साइन का ये ग्राफ था इस तरह का, और कॉस का ये ग्राफ है. कॉस साइन में और साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन A2 में चाहिए होगी, अभी तो नहीं चाहिए बेटा. A2 के अंदर जरूरत पड़ेगा, जहाँ ग्राफ स्केच करेंगे आप, इंडक्शन वगैरह. सही है. 10⁻⁻15 फरहान इसलिए लिया था कि वो एवरेज वैल्यू थी, बीच में था बेटा, -14 और -16 के. अब कल बेटा इसके, कल और परसों बेटा ये टॉपिक एंड हो जाएगा. कल हम लोग इस पे बात करेंगे, परसों फिर हम लोग जो है पार्टिकल फिजिक्स पे बात करेंगे. अल्लाह हाफिज बेटा.